हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। नमस्कार, मैं इशिका त्यागी। मैं प्रगति नंदा डीएमई मीडिया स्कूल के विद्यार्थी परिषद स्पार्क द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के रूपांतर को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया था। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपराओं और भाषा में इसकी विविधता के बावजूद यहाँ के लोग एकता में विश्वास रखते हैं। हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा प्रमुख भाषा है। दुनिया भर में हिंदी तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमरीश सक्सेना, डीन डीएमई मीडिया स्कूल से अनुरोध करूंगी कि वह आएँ और इस पावन अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करें। सर, 14 सितंबर को तो हम हिंदी दिवस मनाते ही हैं, लेकिन एक दिन तक हिंदी को सीमित करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है भाषा के संदर्भ में, वो ये है कि भाषा से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। और जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो बहुत सारे जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे उसके जो तत्व हैं, उनकी बात करते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो भाषा है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। भाषा एक अपनी भाषा या अपनी मातृभाषा में काम करने का अर्थ ये कतई नहीं है कि आप दूसरी भाषाएं आपको ना आती हों या दूसरी भाषाओं को आप नापसंद करें या दूसरी भाषाओं को आप ना सीखें। सबसे प्रमुख बात है कि सबको अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, लिखनी बोलनी आनी चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता। ख़ासतौर से आज की युवा पीढ़ी में ये गंभीर समस्या है कि उनको हिंदी भी नहीं आती और विदेशी भाषा भी कोई ठीक से नहीं आती। तो आज की जो दुनिया है उसमें पहले आपको अपनी भाषा आनी चाहिए, उसके बाद आपको भारत जैसे देश में, और तो हम दुनिया के देश देखें ज़्यादातर जो यूरोप में भी अगर हम देखें तो एक ही भाषा बोलने वाले देश हैं। बल्कि देशों का जो निर्माण है वो इस आधार पे हुआ है कि एक भाषा को बोलने वाले लोग एक जगह हैं। लेकिन भारत बिल्कुल ही अलग तरह का देश है। यहाँ एक ही देश में इतनी सारी भाषाएं हैं और ये बहुत बड़ा सवाल विदेशियों के मन में रहता है कि इतनी भाषाओं के साथ आप कैसे काम करते हैं। तो भारत में भी हम देखें तो आज से 20 साल 30 साल पहले से लेके आज तक बहुत इस तरह के प्रयास हुए। जैसे एक त्रिगुण सेन का त्रिभाषा फार्मूला आया एक समय में कि हर एक को कम से कम अपनी एक भाषा और सीखनी चाहिए विदेशी भाषा के अलावा। सपोज़ अगर मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मुझे कोई और एक भारतीय भाषा आनी चाहिए। लेकिन इतने समय के बाद भी मुझे नहीं लगता कि इतने लोग जो यहाँ बैठे हैं, कितने लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भारतीय भाषा आती है किसी को आती है? नहीं, पंजाबी समझना अलग बात है, वो सब समझ लेते हैं। हाँ, लिखनी भी आती है, बोलनी भी आती है। अच्छा, चलो ठीक है, अगर आती है अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली में पंजाबी आती है तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। हाँ? अच्छा, चलो तो ठीक है, तो मैं एक केस मान लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। अदरवाइज़ दिल्ली में पंजाबी आना कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादातर लोग समझते भी हैं और काफ़ी लोग बोल भी सकते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि अन्य भारतीय भाषा आनी चाहिए, मतलब आप अगर दिल्ली में रहते हैं और आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आपको बांग्ला आती है कि नहीं आती है, तमिल आती है कि नहीं आती है, कन्नड़ आती है नहीं आती है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए मैं हिंदी दिवस को हिंदी का दिवस मानता भी नहीं। मैं ये मानता हूँ कि ये भारतीय भाषा दिवस के रूप में हमें इसको
मनाना चाहिए और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि आपको अन्य भारतीय भाषाएं आएँ। मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में तमिल सीखी काफ़ी समय तक, बांग्ला सीखी काफ़ी समय तक, और प्रॉपर कोर्स किया उसका, क्योंकि जो थॉट जिसकी बात मैं कर रहा हूँ कि ये विचार आपके पास होना चाहिए कि आप अन्य भारतीय भाषाएं सीखें। हम नॉर्थ के लोग ख़ास तौर से अपेक्षा करते हैं कि डाउन साउथ में भी लोग हिंदी बोलते भी हैं, लेकिन उनकी शिकायत है कि आप उनकी भाषा नहीं जानते। तो सारी जो नेशनल इंटीग्रेशन की जब बात करते हैं वहाँ भी ये मूल समस्या हमारे सामने आती है कि हम पिछले साल स्पार्क में ही मैंने ये कोशिश की, और मैं 1 साल से इस बात का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया। पिछले साल ही मैंने 1 से ज़्यादा साल हो गया, मैंने ये प्रयास किया था कि हम स्पार्क के अंदर इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट टर्म मॉड्यूल्स चलाएं, जिसमें जिस छात्र को जो भाषा आती हो वो दूसरों को वो भाषा सिखाए। और इसकी मैंने इस बार की मीटिंग भी की, सारा डिसाइड कर लिया, लेकिन चूंकि थोड़ा जो छात्रों में संकल्प शक्ति का अभाव है तो उस वजह से वो जो मेरा प्रयास था वो सिरे नहीं चढ़ पाया। अभी भी अगर कुछ लोग कर सकते हैं तो करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर इन छात्रों में किसी की मातृभाषा तमिल है तो वो 10 लोगों को जो तमिल सीखना चाहते हैं उनको तमिल सिखाए, फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल सिखाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का समारोह हो, आप बहुत छोटे स्तर पर भी उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, खैर, तो ये तो भाषा को सबको कोशिश करनी चाहिए। जिसकी 2 भाषाएं अच्छी नहीं है वो मीडिया में कुछ नहीं कर सकता। कम से कम एक आपकी भारतीय भाषा पक्की होनी चाहिए और एक विदेशी भाषा, और सबसे आसान विदेशी भाषा हमारे लिए अंग्रेज़ी है। चूँकि हम ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं तो वो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है इन ए वे, चूँकि हमें अंग्रेज़ी के अलावा कोई न फ्रेंच आती है न जर्मन आती है। मैंने 2 विदेशी भाषाएं सीखी हैं, फ्रेंच भी सीखी है, रशियन भी सीखी है। ठीक है, तो तुम लोगों ने किसी ने कोई विदेशी भाषा सीखी अंग्रेज़ी के अलावा? कौन सी? फ्रेंच सीखी है, चलो अच्छी। कौन सी? फ्रेंच सीखी है, चलो बोलो फ्रेंच में कुछ। प्रैक्टिस करती हो रोज़? नहीं, बहुत आसान है, प्रैक्टिस ऑनलाइन हो सकती है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब कुछ तो उदाहरण मुझे मिल रहे हैं मन के। चलो ठीक है, तो अब मैं ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबा बोल दिया। मैं कोई भाषण देने के मूड में था नहीं, लेकिन वो एक सूत्र से दूसरा सूत्र निकला। अब हम तुम लोगों को ही सुनेंगे आगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिंदी दिवस मनाने के लिए स्पार्क डीएमई मीडिया स्कूल के छात्र परिषद ने कुछ लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, जो 4 सितंबर से शुरू हुआ था और इसे जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर थी। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको प्रतियोगिताओं के बारे में बताना चाहेंगे। पहली प्रतियोगिता है कविता लेखन, जिसमें कि छात्र छात्रा किसी भी पसंदीदा विषय पर कविता लिख सकते थे। दूसरी प्रतियोगिता है लघु कथा लेखन, तथा तीसरी प्रतियोगिता है किसी भी समकालीन मुद्दे पर लेख, जिसमें छात्र छात्राओं को लिखने के लिए अधिकतम शब्द 200 से 400 का उपयोग करना था। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारी पहली प्रतियोगिता जो कविता लेखन थी उसके विजेताओं को बुलाना चाहेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वे आएँ और सभी के सामने अपनी कविता प्रस्तुत करें। कविता लेखन में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी हैं मान्या पांडे और आध्या यादव। नमस्कार, मेरा नाम मान्या पांडे है। नमस्कार, मेरा नाम मान्या पांडे है। मैं डीएमई मीडिया स्कूल में 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी दिवस की कविता। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है।
कवि सूरदास के गीतों में मैंने कम मान न पाया है। तुलसीकृत रामचरितमानस मेरे मुख में चरितार्थ हुई, विद्वानों संतों की वाणी गुंजित साकार हुई। भारत की जितनी भाषाएं हैं सब मेरी सखी सहेली हैं, हम आपस में क्यों टकराएं, हम बहनें भोली भाली हैं। सभी भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया, इसलिए भारत की जन जन ने मुझे अपनाया। मैंने अनगिनत फिल्मों में खूब धूम मचाई है, इसलिए विदेशियों ने भी अपनी प्रीति दिखाई है। सीधा साधा रूप है मेरा, सबके मन को भाता है। भारत के जनमानस ने मेरा सदियों पुराना नाता है। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ, मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम आध्या यादव है। मेरी कविता का शीर्षक है ईश्वर का रूप है माँ। तुम्हें गहरी छाव हो अगर तो ज़िंदगी धूप है माँ, धारा पर कब कहाँ तुझसा कोई स्वरूप है माँ। अगर ईश्वर कहीं पर है उसे देखा कहाँ किसने, धारा पर तो तू ही ईश्वर का रूप है माँ। ईश्वर का कोई रूप है माँ, नई ऊंचाई सच्ची है, नए आधार सच्चा है। कोई चीज़ ना है सच्ची, ना यह संसार सच्चा है, मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। ज़रा सी देर होने पर सबसे पूछती माँ, पलक झपकने बिना घर का दरवाज़ा ताकती माँ। हर एक आहट पर उसका चौक पड़ना, फिर दुआ देना। धन्यवाद। धन्यवाद मान्या और धन्यवाद आद्या। कविता लेखन में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी हैं रोहिणी राजपूत। नमस्कार अतिथिगण और मेरे सहपाठियों। नमस्कार मेरे अध्यापकगण और नमस्कार मेरे अतिथिगण एवं मेरे सहपाठियों। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करती हूँ जो मैंने बहुत पहले लिखी थी और इसे सोचने में बहुत टाइम लगा था। थोड़ा सा गौर करिए। जीना चाहती थी परंतु जीने नहीं दिया, न जाने क्यों मुझे जीने में अक्सर देरी सी हो जाती है। उजाला होते हुए मेरी सारी सुबह अंधेरी सी हो जाती है। हर कदम कोई हुस्न तो कोई हवस भरी नज़रों से देखता है, खुले आसमां तले चलती हवाएं जैसे जहरी सी हो जाती हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, बुरी नज़रों से घूरने वाले भूल क्यों जाते हो। मैं भी एक इंसान हूँ, बुरी नज़रों से घूरने वाले भूल क्यों जाते हो। क्यों मौका पाते ही यूँ आके भरे बाजार मुझे इतना सताते हो। क्यों बार बार पाक दामन को ये अपनी हवस में भिगोते हो। क्यों अपनी दरिंदगी का शिकार बन मेरा बुरा हाल कर जाते हो। फिर एक बार मेरे मरने पर सब लोग कुछ दिन का मातम मनाएंगे। फिर एक बार मेरे मरने पर सब लोग कुछ दिन का मातम मनाएंगे। मोमबत्तियाँ ले निकलेंगे सड़कों पे और तस्वीर पर हार चढ़ाएंगे। मुझ पे बीती दरिंदगी पे अपना फ़र्ज़ अदा न करने वाले लोग हर गली हर शहर फ़र्ज़ और इंसानियत का सबक सिखाएंगे। जीना चाहती थी मगर इंसानी हवस ने कभी जीने नहीं दिया। गम और खुशी से भरी ये ज़िंदगी का प्याला पीने नहीं दिया। अब जिस्म को सांसों का सहारा मिलने में देरी हो गई। अब जिस्म को सांसों का सहारा मिलने में देरी हो गई। झिलमिलाती मेरी ये दुनिया पल भर में अंधेरी हो गई। धन्यवाद। धन्यवाद रोहिणी। और कविता लेखन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है तन्वी त्रिपाठी ने। पहला स्थान प्राप्त किया है तन्वी त्रिपाठी ने। चलिए मैं आप लोगों के सामने अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। थैंक यू कि मुझे पहला प्राइज़ मिला। ओके, धन्यवाद कि मैंने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान ग्रहण किया। जिन लोगों को मेरी कविता बहुत ज़्यादा पसंद आई, जूरी मेंबर्स को, उन सबको मेरा धन्यवाद कि आपने मुझे प्रोत्साहन दिया। तो अब आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी कविता जिसका नाम है अनेकता में एकता का संदेश।
सॉरी, आदत है बोलने की। या भारत है हमारा एक अनोखा देश जो देता है एकता अनेकता में एकता का संदेश। है यहाँ स्वादिष्ट खाना और खुशहाल त्योहार, आए यहाँ जो विदेशी करे इसकी सुंदरता से प्यार। कश्मीर के बर्फीली पहाड़ों से लेकर केरल की हरियालियों तक, राजस्थान के रेतीले टीलों से आसाम के चाय बागानों तक, सबकी सुंदरता को समेटे है ये देश जो देता है अनेकता में एकता का संदेश। तमिलनाडु के तीखे चावल हो या पश्चिम बंगाली मीठे रसगुल्ले, पंजाब के छोले भटूरे से लेके गुजरात के दूधी हलवे तक, चाव से स्वाद लेता है सबका ये देश जो देता है अनेकता में एकता का संदेश। उत्तर में होली बैसाखी हो या दक्षिण में विशु और पोंगल, महाराष्ट्र की गुड़ी पड़वा से लेकर अरुणाचल प्रदेश की द्री तक, पूरे उत्साह से हर उत्सव मनाता ये देश जो देता है अनेकता में एकता का संदेश। पहने हो वो मैसूर की रेशमी साड़ी या मणिपुर की पोटलोई और फनेक, पहने हो वो लखनवी चिकनकारी या गोवा में पश्चिमी मिश्रित पहनावा, हर नारी को दिल से सम्मान देता है ये देश जो देता है अनेकता में एकता का संदेश। है यहाँ पर अनेक प्रांत और बोली, साथ में विविध पकवान और वेश, प्यार के सूत्र में बंधा है एक साथ भारत देश जो देता है अनेकता में एकता का संदेश। धन्यवाद सबको। धन्यवाद तन्वी। हमारी दूसरी प्रतियोगिता थी लघु कथा लेखन, जिसके लिए मैं सभी विजेताओं से अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपनी लघु कथा की प्रस्तुति दें। दूसरे स्थान पर है हर्षित सिंह राजपूत। नमस्कार सभी लोगों को। मेरा विषय है ओरछा एक राम राज्य। आज हम बात करते हैं ओरछा की, जो मध्य प्रदेश के मेवाड़ी जिला में बसा एक छोटा सा शहर ओरछा है। ओरछा को राम राज्य भी कहा जाता है। ओरछा को राम राज्य क्यों कहा जाता है, आज हम बताएंगे आपको। राजा मधुकर शाह के मुख्य रानी कुंवार गणेशी जी राम भक्त थी। उनके कक्ष में विष्णु भगवान के 10 अवतारों के चित्र बने हुए थे, जिसमें रामायण व भगवद गीता का भी जिक्र था। एक बार राजा मधुकर शाह अपनी मुख्य रानी से वृंदावन चलने को कहते हैं, तो वह मना कर देती है उनको वृंदावन जाने से। पर फिर उसके बाद जो रानी थी उन्होंने कहा कि वो जिस पर रानी कहती हैं कि वो वृंदावन ना जाकर अयोध्या जाकर श्री राम जी के दर्शन करना चाहती हैं। जब राजा वृंदावन गए तो उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन तो हो गए, पर अयोध्या जाकर रानी को श्री राम जी के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। जिसके बाद रानी ने सरयू नदी के किनारे साधना करी, तब भी उन्हें श्री राम जी के दर्शन नहीं हुए। दर्शन न पाने पर रानी निराश होकर 3 बार नदी में कूदने का साहस भी किया। भगवान ने फिर भी दर्शन नहीं दिए। चौथी बार जब रानी सरयू नदी में कूदने का प्रयास कर रही थी, तभी भगवान ने उनको दर्शन दिए। कहा कि आप मेरी माता जैसी हैं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, परंतु आपको मेरी 3 शर्त माननी होगी। पहली कि मैं आपकी गोद में चलूँगा, जहाँ एक बार बैठ जाऊँगा वहाँ दोबारा नहीं उठूँगा। दूसरी, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ सिर्फ मैं ही राज करूँगा। तीसरी शर्त वहाँ पे राजशाही खत्म हो जाएगी, भक्तों से राजा और प्रजा जैसा संबंध होगा। रानी तीनों शर्तें मानकर भगवान को अपनी गोद में लेकर पैदल अपने साथ ओरछा लेके गई। आते भगवान को अपनी रसोई में बिठाया और वह मंदिर देखने चली गई। तब भगवान ने रानी को अपनी शर्त याद दिलाई। उसके बाद भगवान रसोई घर में ही विराजमान हो गए। तभी उस जगह को राम राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। ओरछा में श्री राम जी को दिन में 4 बार सलामी भी दी जाती है। शुरुआत में उनको तलवार से सलामी दी जाती थी, उसके बाद
उनको तोपों से सलामी दी जाती थी और आज के समय में उनको बंदूकों से सलामी दी जाती है। पर यह परंपरा 450 साल से चलती आ रही है। जैसे उज्जैन के राजा महाकाल हैं, उनसे बढ़कर वहाँ कोई नहीं है, उसी प्रकार ओरछा में राजा राम जी से बढ़कर कोई नहीं है। उनके आगे सब नतमस्तक हैं, फिर चाहे कोई मंत्री हो या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। रामनवमी के दिन पहले अयोध्या में राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, उसके आधे घंटे बाद ही ओरछा में राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद हर्षित। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है विनायक चतुर्वेदी। नमस्कार, मेरा नाम विनायक है और मेरी एक काल्पनिक कहानी है क्रोध से हार। दिल्ली शहर के वसंत कुंज इलाके में रहने वाला रविंद्र दिन भर की ऑफिस की मेहनत के बाद घर पहुंचा। घर पहुंच के उसने रोज़ की तरह नहाया, अपना खाना पीना किया, घर की थोड़ी साफ़ सफाई की, फिर सुकून से अपने बिस्तर पर जाके लेटा। हमेशा की तरह लेटने के बाद वह अपनी दवा लेना भूल गया। दवा ढूंढने को जब वो अपनी दराज खंगाल रहा था तो उसको एक बच्चे का खिलौना मिला, जिसको देख के वह एकदम शांत होकर एक जगह बैठ गया। उसके चेहरे पर खेद का भाव आ गया। कुछ साल पहले उसका एक बेटा था रोहित, जिसको हकलाने की समस्या थी। वह इस कारण भीड़ में कुछ बोलने से घबराता था। उसके विद्यालय में बच्चे उसकी बीमारी का मजाक बनाते थे, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था, मगर किसी से कह नहीं पाता था। एक दिन जब कुछ बच्चे उसको चिढ़ा रहे थे तो एक लड़के को उसने बहुत ज़ोर से मारा, जिस कारण उसका सर दीवार से जा लगा। उस लड़के को अस्पताल ले जाना पड़ा। रोहित को विद्यालय से कुछ दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। रविंद्र रोहित से बहुत नाराज़ हुआ। उसने रोहित को मारा और कमरे में बंद कर दिया। अपने पिता के डर से वह सफाई नहीं दे पाया। काफ़ी दिन तक वह कमरे में बैठा रोता रहता था। उसे खाना भी वहीं मिलता था। एक दिन जब उसकी माँ उसको खाना देने पहुंची तो उसने देखा उसके बेटे ने पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। वह रो पड़ी। रविंद्र को मालूम पड़ा, वह भी खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी माँ को इतना सदमा पहुंचा कि कुछ दिन बाद वह भी गुजर गई। रविंद्र अपने बच्चे के खिलौने को पकड़े हुए यही सोचता रहा कि काश अपने बेटे को समझने की कोशिश की होती। उस चीज़ ने रविंद्र के दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचाया कि उसको एंजाइटी की दवाई लेनी पड़ती, जिसे वह ढूंढ रहा था। उस वक्त वह कमरे के बाहर की ओर देखता कि घर में कितनी शांति है। जब उसकी पत्नी और बेटा थे कितना शोर रहता था। उसने अपने क्रोध से हार के अपनी बची हुई ज़िंदगी अकेले बितानी पड़ रही थी। धन्यवाद विनायक। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज की हमारी आखिरी प्रतियोगिता की तरफ, जिसमें कि समकालीन मुद्दे पर लेख लिखना था। और अब मैं सभी विजेताओं से अनुरोध करूंगी कि वे आएँ और अपने लेख को सबके सामने प्रस्तुत करें। तीसरे स्थान प्राप्त किया है अनुभा सिंह ने। नमस्कार, मेरा नाम अनुभा सिंह है। मैं डीएमई मीडिया स्कूल की छात्र हूँ। आज का मेरा शीर्षक है बाल मजदूरी। गरीबी बाल श्रम का एक प्रमुख कारण है। गरीब परिवार से संबंध रखने वाले कई बच्चे किशोरावस्था में ही मजदूरी के काम में लग जाते हैं। ऐसे कई परिवार अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने में विफल रहते हैं। सस्ते और अनियमित श्रम के तलाश करने वाले नियोक्ता अक्सर बाल श्रमिकों को शोषण करते हैं, जिससे बाल श्रम का चक्र कायम रहता है। बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए या उन्हें कोई श्रम करते हुए देखने पर किसी भी व्यक्ति को इसकी सूचना देनी चाहिए जो उसे अपना प्राथमिक कर्तव्य मानता है और बाल श्रम को रोकने को दिशा में कदम उठाता है। बाल श्रम एक चुनौती है, लेकिन सामूहिक कार्रवाई से हम इस पर काबू कर सकते हैं और दुनिया के बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। बच्चों की ज़िंदगी छीनकर उन्हें मजदूरी के काम में लगाना एक घोर अपराध है। पहले के समय में ये चीज़ें सामान्य थी, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल रही है और प्रगति कर रही है। धन्यवाद। धन्यवाद अनुभा। दूसरा स्थान प्राप्त किया है ट्विंकल गर्ग ने। नमस्कार, मेरा नाम ट्विंकल गर्ग है और मेरा विषय सोशल मीडिया है। आज के आधुनिक युग में सोशल मीडिया हम सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग है।
दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर सोशल मीडिया ने अपना प्रभाव ना डाला हो। सोशल मीडिया के अधिक उपयोग के कारण हमें इसके कुछ खतरनाक और गंभीर परिणाम भी मिलते हैं। सिर्फ एक ही क्लिक के साथ हमारे पास किसी भी चीज़ की विस्तृत जानकारी मिल जाती है, पर हम ये नहीं सोचते क्या वो जानकारी सही भी है या नहीं, और जो भी दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर हम उसे ही सच मानकर आगे भेज देते हैं। सरल भाषा में समझें तो आज भी पीढ़ी के अनुसार ऑनलाइन अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जुड़ने को सोशल मीडिया कहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे ऐप को सोशल मीडिया कहा जाता है। इन सभी वेबसाइट के समूह को ही सोशल मीडिया कहते हैं। दुनिया में बस ही हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक फ़ायदा और दूसरा नुकसान। सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं, लेकिन लाभ और हानि उसके उपयोग करने वाले पर ज़्यादा निर्भर करता है। इसका सही उपयोग किया जाए तो लाभ और गलत उपयोग तो हानि। आज के दौर में सोशल मीडिया ने केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि इसका उपयोग समाज और लोगों की मदद के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो जाते हैं कि वो रातों रात मशहूर हो जाते हैं, जबकि कुछ वीडियो में उनका उतना कुछ खास होता भी नहीं है। जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी। झूठी अफवाहें काफ़ी बार फैलाई जाती हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग और समस्याएं भी बढ़ी जा रही हैं। कई बार सरकार सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल करने पर सख्त हो जाती है, और यह देखा जाता है कि सरकार को जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। सोशल मीडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यह सबसे बुरी बात भी है। धन्यवाद। धन्यवाद ट्विंकल। और आखिरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी का नाम है मयंक चौधरी। नमस्कार सभी को, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है हिंदी। है से हिंदी और है से ही है हिंदुस्तान, तभी तो है हमारा देश महान। हिंदी वह भाषा है जो ऐसे अज्ञानी से शुरू होकर गे से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। लेकिन भले ही यह पंक्तियां सुनने में काफ़ी उत्साह व राष्ट्र के प्रति भाषा प्रेमियों के प्यार को व्यक्त करती हो, मगर वास्तविकता में कोई भी अनजान नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से बोल समझ लेता है। यही इस भाषा की पहचान भी है कि इसे बोलने और समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती। पहले के समय में अंग्रेजी का ज़्यादा चलन नहीं हुआ करता था, लेकिन बदलते युग के साथ अंग्रेजी ने भारत की ज़मीन पर अपने पाँव गड़ा लिए हैं, जिस वजह से आज हमारी राष्ट्रभाषा को हमें एक दिन के नाम से मनाना पड़ रहा है। पहले जहां स्कूलों में अंग्रेजी का माध्यम ज़्यादा नहीं होता था, आज उनकी मांग बढ़ने के कारण देश के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी से पिछड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें ठीक से हिंदी लिखना और बोलना भी नहीं आता है। भारत में रहकर हिंदी को महत्व ना देना भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम ही अपनी हिंदी भाषा को वह मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो भारत और देश की भाषा के प्रति हर देशवासी की नज़र में होना चाहिए। घर घर बच्चा अतिथियों को अंग्रेजी में कविता आदि सुना दे तो माता पिता गर्व महसूस करने लगते हैं। इन्हीं कारणों से लोग हिंदी बोलने से घबराते हैं। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान और गौरव होती है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। इसके प्रति अपने प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारी राष्ट्रीय कर्तव्य है। आज के युवाओं की विचारधारा कि वेदों में तो किस्से हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो। तुलसी काली को मुख रखो, पुस्तकों में सिमटे रहने दो। अरे भारत माता का मस्तक भी पीड़ा से जब झुक जाता है, जब भारत माँ का बच्चा हिंदी बोलने से घबराता है। क्या है हिंदी? माते का चंदन है हिंदी, भारत का वंदन है हिंदी, गोरों का मर्दन है हिंदी, लौटा अभिनंदन है हिंदी। जोड़े जो 29 बेटों को, हिंदी तो भारत माँ की आशा है, पर तिरकार उस आशा का करम लहू बल खाता है, जब हिंदी माँ के सम्मुख कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना हिंदी का अभिमान है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, उसकी भाषा का सम्मान है। इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए मैं
प्रोफेसर डॉक्टर सुस्मिता बाला, हेड डीएमई मीडिया स्कूल को अपनी भावना और इस कार्यक्रम का अनुभव व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। बाला मैम। थैंक यू प्रगति एंड इशिका। हिंदी दिवस हम मनाते क्यों हैं ये हमने बहुत कुछ देख लिया। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हमने देखी, बहुत अच्छा इन लोगों ने कविताएं लिखी और जिस तरह की स्क्रिप्ट लिखी, जितने भी विनर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम हिंदी दिवस में बहुत कुछ करना चाहते हैं, देश बहुत कुछ करता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम हिंदी को कितनी ऑनेस्टी से पहचान दिला पा सकते हैं। हम हिंदी को पहचान दिलाने के लिए सप्ताह में हिंदी दिवस मनाते हैं, कुछ और काम करते हैं, कुछ समय बैंकों में हिंदी में काम किया जाता है, लेकिन रूटीन वे में हम रेगुलर वे में कितना हिंदी को तवज्जो देते हैं। हम हिंदी के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं तुम सभी लोगों से ये पूछना चाहती हूँ और कहना भी चाहती हूँ कि हमें हिंदी को सम्मान दिलाने के लिए किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है। हमें हिंदी में बोलना और लिखना आना चाहिए। मुझे ये लगता है कि हम कुछ समय के लिए हिंदी को याद करते फिर भूल जाते हैं। हिंदी को हमेशा अपने दिमाग में रखिए। हिंदी को पहचान दिलाने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। इसलिए कोई भी चैनल्स की बात करें, ज़्यादातर चैनल्स हिंदी में हैं। हमारी जो भाषा है ना हिंदी, वो साहित्यिक भाषा ही नहीं है, बोलचाल की भाषा है। हम इस बोलचाल की भाषा को अपनाने में शायद झिझकते हैं, थोड़ा संकोच करते हैं, शायद कॉन्फिडेंस हमें लगता है कम हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हिंदी बोलने वाला बहुत वीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने प्रधानमंत्री को देखिए, वो कितने स्ट्रांगली अपनी हिंदी को आगे बढ़ाते हैं। हमें शर्म नहीं होनी चाहिए। हमें बहुत अच्छी तरीके से हिंदी को बोलने के लिए थोड़े से और एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आप जर्नलिज़्म के स्टूडेंट्स हैं, तो आप अच्छी तरह लिखना सीखिए, बोलना सीखिए। हिंदी भाषा ही ऐसी भाषा है कि जिसमें बहुत सारी भाषाओं के वर्ड्स को समाहित किया गया है। जैसे जापानीज़ वर्ड्स बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे पुर्तगाली वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम उर्दू के बहुत सारे शब्द यूज़ करते हैं। तो जब हम बहुत सारी भाषाओं से, बहुत सारी लैंग्वेजेस के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, तो हम हिंदी बोलने में झिझकते क्यों हैं? इवन इंग्लिश में बहुत सारे हिंदी वर्ड्स को अपना लिया गया है। तो हमें अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने में परहेज क्यों है? हिंदी और इंग्लिश कोई डिफरेंट नहीं है। अब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मॉरिशस में हर साल हिंदी सम्मेलन होता है। अब आप ये देखिए कि दूसरे देश हिंदी को बहुत सारे लोग अपना रहे हैं। इवन आप ये देखिए कि डिफरेंट कंट्रीज़, मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, ऑस्ट्रेलिया में एक पूरा का पूरा एक चैनल चल रहा है जो हिंदी के गाने उसमें चलते रहते हैं पूरे टाइम, और हिंदी में एंकर हिंदी में ही बात करते हैं। तो इट मीन्स कि, और इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपके जो पहले प्रधानमंत्री थी अटल बिहारी वाजपेयी, हर मौके पे वो अपनी हिंदी कविताएं ज़रूर सुनाते थे। तो हमें क्यों लगता है कि इंग्लिश से ही हम स्ट्रांग बन सकते हैं? हमें हिंदी को उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए, उतना ही प्यार देना चाहिए जो हिंदी वाकई में डिज़र्व करती है। हमें उसके लिए कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हमें कोई ऐसा फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हिंदी बोलने वाला बहुत कमज़ोर है, वीक है। केवल गांव में या शहरों में हिंदी बोली जाती है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें मातृभाषा को मजबूत बनाना है और उसके ही अनुसार हमें अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग करना है। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी विजेताओं को शुभकामनाएं। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ डीएमई के प्रबंधन को। धन्यवाद करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अमरीश सक्सेना, डीन डीएमई मीडिया स्कूल, प्रोफेसर डॉक्टर सुस्मिता बाला, हेड डीएमई मीडिया स्कूल, कि वे आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे इस प्रतियोगिता के जजेस मनस्वी मैम और विशाल सहाय सर का।
मैं तकनीकी सहयोग के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रदीप रावल सर का। धन्यवाद करती हूँ फ्रेम्स का मिस्टर योगेश शर्मा, मिस्टर माधव शर्मा, और धन्यवाद करती हूँ रितिका मैम और पीयूषा मैम और इरम मैम का। मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ डीएमई मीडिया स्कूल के फैकल्टी का और स्पार्क के सभी मेंबर का और सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी दर्शकों का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ आखिरी तक उपस्थित रहे। और इसी के साथ मैं इशिका त्यागी और मैं प्रगति नंदा आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।